नमस्कार, मैं हूं कुलदीप चौहान। आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी। दोस्तों, आपने रील वाले हीरो बहुत देखे होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न जाने कहां कहां। लॉकडाउन में क्या स्थिति थी वो भी आपको मालूम है। लोग कैसे कैसे मर रहे थे और लोग खुद अपने जो सगे रिश्तेदार हैं, अपने सगे संबंधी हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, उन तक को भी लोग जो हैं छोड़ के चले गए थे। बहुत भयानक स्थिति थी। और ये तो स्थिति वैसे पूरी दुनिया में ही थी, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत कुछ ही ऐसे लोग थे जो हीरो बन के सामने आए, और उन्हीं में से एक हीरो आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है महावीर बेसोया। दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने कोरोना से लेकर के अब तक और उससे पहले भी वो लगातार सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और समाज में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उसके लिए उनको बहुत बार सम्मानित भी किया गया। सोशल मीडिया पे उनके बारे में आप देखेंगे, गूगल पे आप सर्च करेंगे महावीर बेसोया के बारे में, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, जो असली हीरो हैं। तो आज मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूं और उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने अब तक कितने लोगों की मदद की है और इसके अलावा वो क्या क्या काम करते हैं। और महावीर बेसोया समाज में ऐसे ऐसे काम करते हैं जो आप सोच नहीं सकते। उनका एक काम ऐसा है, अगर आप उसके बारे में सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपसे मिलवाता हूँ महावीर बेसोया को। महावीर जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद। गर्मी का मौसम है हाँ जी। और हर तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आग लगने की खबरें और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। लॉकडाउन में भी गर्मी थी बिल्कुल। और आपकी सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, न्यूज़ में भी आपकी खबरें हैं। और उस वक्त से आपने जो काम स्टार्ट किया, ये जो बेचारे ऐसे लोग जिनकी डेथ हो जाती है और उनका कोई सहारा नहीं होता, उनका अंतिम संस्कार तक कोई नहीं करता है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती किसी को, और आपने उनके अंतिम संस्कार का और ये सब प्रोसेस आपने कर ले कि उनका अंतिम संस्कार करना है। और मतलब कैसे आपके मन में आ गया ये कि आपको ये काम करना है? देखो, ये सेवा मेरी किस्मत से मिली है मुझे जी। सेवा तो और भी लोग घूम रहे हैं, औरों को मिल सकते हैं। ऊपर वाले ने मेरे को चुना, तो मैं तो इसको बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, अपने आप को समझता हूँ कि मेरे को ये सेवा मिली। पर मैं उस समय को सोच के भी डर जाता हूँ जब अपनों से दूर जा रहे थे। भाई भाई के पास नहीं जा रहा था, माँ बाप से दूर हो रहे थे, परिवार से दूर हो रहे थे। अगर घर में कोई बीमार हो जाता है, उस टाइम बीमार हो रहा था तो उसको एक कमरे में बंद कर देते थे। उसका खाना भी साइड से ऐसे पकड़ा रहे थे कि जैसे अछूत, तो पता नहीं क्या क्या ऐसे उस टाइम था कि कोई नज़दीक जाने को तैयार नहीं था। और अगर वही परिवार में से किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है तो उसको हाथ ही नहीं लगा रहे, उठा नहीं रहे थे उस टाइम। जो फिर आपने मतलब ये कैसी क्या घटना हुई कि आपने मतलब ये सोचा कि जो लोग मर रहे हैं या जिनका कोई है नहीं, और तो फिर उस चीज़ को आपने मतलब कैसे अपनी लाइफ में बना लिया उसके, मुझे ये काम करना है ऐसे? मेरी शुरुआत जब हुई थी, मैंने अपने सभी इंटरव्यू वगैरह में ज़्यादातर बताया, मैं एक परिजन की मृत्यु में गया था। तब वहाँ पे मैंने शमशान घाट में देखा था, शवों के लाइन लगी हुई है, शव ही शव रखे हुए हैं, सबके ऊपर टैग लगे हुए हैं। जिसका नंबर आएगा वो अपने परिजन उसके शव को उठाएंगे, उठा के चिता तक लेके जाएंगे, वही रखेंगे। एक शव को उठाने के लिए 4 आदमी तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक शव के साथ ही आदमी 4 नहीं थे। अच्छा। और अगर परिवार में से किसी के बाप गुजरा है, किसी का भाई गुजरा, किसी का माँ गुजरी है, उठाने वाले कोई नहीं। अगर 1-2 वो भी है भी तो कहीं ना कहीं वो भी डर रहे थे अपने लिए, और अगर वो नहीं भी डर रहे तो उठाने के लिए तो आदमी चाहिए। और वहाँ जब मैंने माहौल देखा कि वहाँ उठाने वाला कोई नहीं था, तो उस टाइम ही से ही मैंने ये है कि मैं बॉडी को फिर मैं देख रहा कि एक आदमी उठाने के लिए 4 चाहिए और 4 नहीं थे, तो मैंने उठा के फिर मदद करनी शुरू करी। अच्छा। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आ गया कि भैया उठाने के लिए आदमी नहीं है। मैंने एक माताजी खड़ी है, माताजी अपने हाथ जोड़ रही है, सबके रिक्वेस्ट कर रही है
कि भाई इनके मदद कर दो। जब मेरे को देखा, मैंने माता जी से पूछा, फिर माता जी क्या हो गया, कह रही जी मेरे ऐसे से हस्बैंड की डेथ हो गई है, मैं और मेरी बेटी खड़े हैं और इनको चित तक लेके जाना है और कोई उठाने के लिए हमारी मदद नहीं कर रहा है। अच्छा। मैंने कहा जी मैं बहुत देर तक यही सोचता रहा कि ऐसे इतनी देर से आप इसीलिए कर रहे थे, कह रहा हाँ। फिर मैंने कहा माता जी आप पकड़ो, आप मैं उठवाता हूँ। फिर आगे से वो माता जी और उनकी बेटी ने पकड़ रखा था, पीछे से मैंने अकेले वैसे उठा रखा था। हम वहाँ तक लेके गए, वापिस आए, सेम वही और भी कंडीशन ऐसी थी। और भी लोग ऐसे और भी थे कि जिनको उठाने वाला कोई नहीं। तो उस दिन मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है, वो दिन आज तक नहीं भूलूंगा। मैंने पहले दिन 20 बॉडी उठाई थी। अच्छा, तो ये फर्स्ट वाली वेव थी या सेकंड वाली? ये सेकंड वाली थी। अच्छा, सेकंड वाली वेव में। सेकंड वाली थी 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल में आज तक डेट भी याद है मुझे। अच्छा, नहीं भूलूंगा। तब से आपने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। मतलब अब तो वो तो कोरोना की बात थी, चलो उस वक्त तो स्थिति ऐसी थी, लेकिन आज भी आप ऐसा ही करते हैं? हाँ, ऐसा ना, जब मैं कोरोना के टाइम पे, जब मैं अपने घर से दूर रह के मैं सेवा कर रहा था, मैं शमशान घाट में जाके देख रहा था कि भाई ये स्थिति दोबारा ऐसी तो नहीं है कि अगले दिन मैं जैसे दोबारा देख रहा हूँ, रात को सो रहा हूँ, नींद नहीं आ रही कि ऐसे ऐसे 20 बॉडी उठाई है मैंने और ऐसे ऐसे कोरोना वाले उनके घर वाले नहीं उठा रहे। अगले दिन सुबह उठा, बेचैनी सी हो रही थी, तो वहाँ पहुंचा, मैंने कहा दोबारा जाके देख के, सेम वही मंजर, वही माहौल, ऐसे का ऐसे ही बॉडी आ रही है, उठाने वाला कोई नहीं। अच्छा। फिर मैं उसी सेवा में मैं लग गया। अच्छा। फिर वही सेवा मेरे को लगी कि मैं ये सेवा ही करूँगा, जो होगा होगा। परिवार वालों ने सब नहीं मना करा। फिर ये सेवा मेरी आज तक चल रही है। कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना जब ख़त्म होने के बाद भी आज मेरे को हॉस्पिटलों से, दिल्ली पुलिस, कहीं से भी पुलिस वाले भी फ़ोन कर देते हैं कि उनके पास लावारिस शव है। अच्छा। उनको संस्कार करने के लिए कोई है नहीं उनका। फिर मैंने उनसे, पुलिस वालों से मेरी बात होती है, हम बाकायदा पूरी पुलिस फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनका पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके फिर उनके शव को मैं शमशान घाट तक लेके आता हूँ। अच्छा, अंतिम संस्कार करते हैं। फिर उनका अंतिम संस्कार मैं ही करता हूँ अपने हाथ से। फिर नेक्स्ट डे उनकी अस्थियाँ ले आके मैं गंगा जी में प्रवाहित करता हूँ। तो ऐसे फैमिली में, रिश्तेदारों में तो बोलते होंगे लोग, भैया क्या काम? हाँ नहीं, अब सभी बोलते हैं कि ये काम तो बहुत है, सेवा और भी बहुत है, ये तूने क्या सेवा पकड़ ली। बहुत टोकते हैं। अब मैं अगर कहीं निकल के भी जा रहा हूँ तो कहाँ से आ रहा है भाई, शमशान घाट से आ रहा होगा। तो ऐसे थोड़ा सा लोग बाग कर भी देते, ताने मार देते। अच्छा, तो उनको ये है कि यार ये तो लावारिस शव हो गए या मुर्दों के पीछे पड़ा रहता है, तो इनको कर रहा है। भाई मेरी तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ऊपर वाले ने मेरे को चुना है और ये सेवा मैं छोड़ने वाला नहीं। मेरी किस्मत है, मैं कर रहा हूँ और मैं इसे करूँगा। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने ग्रेजुएशन करी है PGDAV कॉलेज से। ये नेहरू नगर में कॉलेज है, लाजपत नगर के पास। अच्छा, तो मैं यहाँ से पास आऊँ। कब की थी आपने? ये सन 2000 में। अच्छा, तो कॉलेज में भी करते थे सोशल वर्क? हाँ, उस टाइम हमें सेवा मिलती थी कि ये सेवा, बेजुबान जानवर बैठे हैं, कहीं सांड है, जैसे गाय है, उनके पैरों में चोट लग रही है, किसी का सींग फट रहा है, किसी के जख्म हो रखे हैं, तो उनके पास से हर कोई निकल जाता है। आप भी कोई सांड देखोगे, स्कूटर से बजा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, जब देखोगे सांड पड़ा है, उसके खून निकल रहे हैं, तो मन तो आपका भी बहुत करेगा कि यार मैं इसको डिटॉल डाल दूँ, दवाई डाल दूँ, लेकिन उसके पास जाने से डरते हैं हर कोई। तो फिर हमने उस टाइम में ये हमने 90 थोड़ा सा बताना कि कई बार जानवर जो है या पशु हाँ मार दे, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम जो 97 से मैंने ये सेवा, हमने 97 से फिर ये बेजुबानों के, जहाँ पे हमें सांड वगैरह कहीं मिल जाते थे, तो फिर हम जाके उनकी जख्म वगैरह, उनके रस्से वगैरह से बांध के, मेरे साथ पूरी टीम रहती थी उस टाइम। तो अभी उस सेवा के लिए मेरे साथ पूरी टीम अब भी है। अच्छा, मैं मेरे गाँव के मेरे यार दोस्त बहुत हैं जो इस सेवा में मेरे साथ आगे रहते हैं। तो अभी आपकी एज कितनी होगी? 50 साल। तो नहीं है, फिट एकदम बना रखा आपने। तो ऐसे फिट रहने के लिए मतलब क्या करते हो आप? बस फिट रहने के लिए वर्कआउट, उधर देख के आप बताएं, अपना वर्कआउट करें, वॉक करें, और सबसे ज़रूरी बात, नशा ना करें और वेजिटेरियन बने। वेजिटेरियन रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। जिन जानवरों की मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं उन्हीं को खा रहा हूँ, तो काहे का फिर सेवा। तो इसलिए मैं तो यही सबसे यही कहूँगा कि कृपया करके नॉनवेज छोड़ दो, वेजिटेरियन बने और डेली जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, योगा करें, रनिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन करें। सुबह कितने बजे उठते हो आप? मैं 5:30 बजे उठ जाते हो? हाँ जी। और सोते किस टाइम हो? मैं 10:30 बजे तक सो, 10:30-11 बजे तक सो जाता हूँ।
तो अब जैसे अभी आप जो लावारिस जो बॉडीज़ होती हैं, तो पुलिस आपसे अपने आप कांटेक्ट करती है अभी? हाँ, ऐसा है ना, अब जैसे पुलिस वालों के फ़ोन आए थे मेरे पास कि भाई ऐसे-ऐसे महावीर जी हमें पता लगी, क्योंकि नंबर है मेरे पास ज़्यादातर, मैंने मेडिकल, ट्रॉमा सेंटर, सफदरजंग इनमें नंबर लिख है मेरे अच्छा। पास। तो वो वहाँ से नंबर भी ले लेते हैं, फिर वो बता भी देते हैं कि ऐसे-ऐसे कोई सेवा कर रहा है, तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो मेरे से संपर्क करते हैं कि ऐसे-ऐसे हमारे पास अननोन बॉडी है। मैंने कहा जी आप कब पोस्टमार्टम कराएँगे उनका? तो वो 1-2 दिन का जब भी टाइम देते हैं, वो अपने उनकी छानबीन करते हैं कि कोई पता लग जाए, कि परिजन वाला मिल जाए। जब वो नहीं मिलता, 10-15 दिन वेट करने के बाद, जब भी जो भी उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद, फिर वो मेरे को संपर्क करते हैं, तो फिर मैं जाता हूँ, उनका पोस्टमार्टम करवाते हैं। अच्छा। फिर उनको वो फिर मेरे हैंड ओवर कर देते हैं बॉडी को। ऐसा कभी हुआ कि जैसे कि आपने अंतिम संस्कार कर दिया और उसके बाद कोई परिजन निकल के आए हों? अभी तक ऐसा ना एक वाकया हुआ था बहुत पहले कि एक परिजन चित्रकूट से आए थे। चित्रकूट से? अच्छा जी। तो वो उन्होंने अपने बेटे की बॉडी देखी थी, तो पता लगा कि ऐसे उनका बेटा काफ़ी टाइम से गायब था, तो उन्हें जब पता लगी कि वहाँ पे है, तो जब वो हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में ट्रॉमा से उन्होंने संपर्क करा, ट्रॉमा सेंटर से, फिर उन्होंने मेरा नंबर दिया, फिर वो मेरे पास आए। उन्होंने मेरे से बोला, कह रहे जी ऐसे-ऐसे। मैंने कहा जी आपके बेटे के जब एफआईआर नंबर वगैरह निकलवाए, तो उससे फोटो दिखवाया। फोटो तो खैर उसमें जो हमें बॉडी मिली थी, फोटो तो पहचानने के मतलब ही नहीं। तो जब उससे एज वैसे पता लगा, जब हुआ सारा कुछ डिटेल जब उन्हें बताई, तो उन्होंने बताया, फिर यही था। फिर मैंने कहा जी आपका बेटा लावारिस मरा जरूर था, लेकिन लावारिस गया नहीं है। अच्छा। मैंने कहा जी उनका मैंने पूरा संस्कार करा, विधि विधान से, पूरा हिंदू रीति रिवाज से संस्कार करा। वो मैंने वीडियो दिखाई उन्हें। फिर उनको वीडियो दिखाने के बाद फिर वही था कि भाई अब क्या कर सकते हैं, वो तो जाने वाला चले गया। तो इसमें ये है कि मेरे साथ मैं तो यही करता हूँ कि देखो, अगर कहीं हमें सेवा का मौका मिल रहा है, अगर ऊपर वाला दे रहा है, तो करनी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आप लोग सेवा करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो जाहिर सी बात है खर्चा तो होता ही है। जी जी। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? ऐसा ना, मेरा छोटा मोटा मेरा अपना रोजगार है, मैं अपना बिजनेस चल रहा है छोटा सा। अच्छा। तो मैं अभी उसी से सेवा कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि लोग घर से आके हेल्प करते हो? नहीं, अभी तो ये है कि घर जो थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, तो घर वालों से हेल्प ले लेता हूँ। भैया हैं, अच्छा। परिवार में सारे बड़े हैं, तो उनसे हेल्प ले लेता हूँ। तो अभी तक कितने ऐसे लोग होंगे जिनका आपने अंतिम संस्कार कर दिया होगा? ये मैंने एक मतलब वैसे फिगर हाँ अंदाजा है? नहीं, अंदाजा मेरे को देखो जी, जब ये मैंने सेवा शुरू करी थी, तो उस टाइम मैं ये करता था, मैंने यार आज मैंने एक जो जिन बॉडियों को मैं उठा के रख रहा हूँ, जिनकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, वो अलग है कि मैं इनको कर रहा हूँ। जिनके मैं संस्कार कर रहा हूँ, खुद अपने हाथ से अग्नि दे रहा हूँ, वो दिमाग में बैठ जाते हैं कि यार ऐसे इन चीज़ों को कोई नहीं भूलता कि मैंने इसका संस्कार करा, मैंने इसका संस्कार करा, मैंने, क्योंकि उस टाइम मैं भी परेशान रहता हूँ। अभी जैसे मैं करके आया हूँ, तो मेरा भी दिमाग रहता है कि यार इनके घर वाले नहीं है, कोई नहीं है। तो मैंने अभी तक, जैसे अभी मैंने 4 लोगों का भी संस्कार करा है मैंने। तो मैं उसमें एक 60 साल के बुजुर्ग थे, अच्छा। एक 50 साल के थे, एक 30 साल का लड़का था, और एक 2 महीने का लड़का था। अच्छा। 2 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा था। तो इनके मैंने संस्कार करा, तो इनको मिला के 514 लोगों का मैंने अपने हाथ से संस्कार कर दिया। 514 लोग? जी। तो यानी कि तो बहुत लंबा आपको समय हो गया। कितना समय हो गया करते हुए ये जब कोरोना की दूसरी सेकंड लहर आई थी, तब से मैं अच्छा, कर, तब से अब तक, मतलब इतने सालों में, 4 सालों में जी। इतनी बड़ी फिगर? क्योंकि ऐसा ना, अच्छा, जब आप जैसे कि आपको पता चलता है कि अंतिम संस्कार करना है किसी का, आपको फोन आता है या मतलब जिस भी माध्यम से आपको पता चलता है, तो उस वक्त आपके साथ कितने लोग होते हैं? जब ये संस्कार के लिए फोन आता है ना, तो मेरे गांव से हैं, मेरे समाज के लोग, मेरे यार दोस्त हैं, जो इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। शायद मैं कहीं आपसे भी बोलूँगा कि ऐसे से यार एक अननोन बॉडी है, वहाँ जाना है, तो आप भी मना नहीं करोगे। ऐसी सेवा के लिए हर कोई तैयार रहता है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनके लिए भी डरता हूँ, यार वो मुझे जिस बॉडी को लेने जा रहा हूँ इन्फेक्शन वाली है, पता नहीं कितना, वो मेरे को अपनों के लिए डर लगता है। फिर मेरे यार दोस्त हैं, कोई भी जा रहा है, कहीं इनको कुछ ना हो जाए, तो इसलिए जो है ना, मैं इस सेवा को मैं अकेले ही कर रहा हूँ। अकेले? जी। तो फिर बॉडी आप अकेले उठाते हो? हाँ, आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें दिखा देंगे कि उसमें मैं बॉडी को मैं अकेले ही उठा के लेके जा रहा हूँ, और उसको चिता तक मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो इसके लिए सरकार आपकी कुछ हेल्प करती है किसी तरीके नहीं से? अभी तक मेरे पास कोई हेल्प वगैरह के लिए कोई संपर्क नहीं करा, ना किसी का फोन आया, ना कोई मदद की। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपके बारे में सुनी है, जैसे कि जो एनिमल्स हैं, कुछ डॉग वगैरह हैं, उनके लिए भी आप काम करते हैं?
जब ये वो क्या है जो आप रोटियां और दूध वगैरह का एक सिस्टम बनाया आपने? ये हमारा क्या था, जब कोरोना की जब पहली लहर आई थी, लॉकडाउन पहले लगा था, तो हम कहीं ना कहीं सब हम अपने घरों में बैठ गए थे। सबको हमने अपना अपना राशन इतना इकट्ठा कर लिया था कि घरों में हमारे सबके पास खाना था, सब कुछ था। लेकिन हम ना कहीं इन बेजुबानों को भूल गए थे। अब उसमें बेजुबानों का क्या था कि कुत्ते वगैरह सब सड़कों पे थे, उनको कोई खिलाने वाला नहीं था। तो फिर हमारे सारे गांव के बच्चों ने सबने इकट्ठे हो गए, हमने सलाह करी कि हम सब घरों से अपने सबसे 5-5, 10-10 रोटियां जो भी देंगे, हम सबसे रोटियां इकट्ठी करेंगे। अच्छा। तो हमने सबने जब ये सबको पता लगे हम ऐसे कर रहे हैं, तो सबने ही हमको रोटियां देनी शुरू कर दी। सब अपने अपने घर से ताज़ा रोटी बना के लाते थे। कोई ब्रेड का पैकेट देके जा रहा है, कोई 5 रोटी, कोई 10 रोटी लेके जा रहा है, दूध दे रहे हैं। तो ऐसे फिर हमने सबको उसको मिला के हम सारे गांव के, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे बहुत लगे रहते थे, गांव के लड़के लगे रहते हैं। तो फिर हमने सबको डिस्पोजल प्लेट में सारे कुत्तों को हमने खाना देना शुरू कर दिया। अच्छा। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो अभी भी जो है ये गांव के बच्चे इसी सेवा में अभी भी लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ। और गाय की भी आप सेवा करते हैं? जी जी जी, वो भी कंटिन्यू आप करते हैं? हाँ, वो तो ये है ना कि जैसे कोई अभी मेरे पास कोई फोन आ गया कि जख्मी कोई है, कीड़े पड़ रहे हैं, चोट लग रखी है, सींग फट रहा है, पैर फट रहा है, कोई करने वाला नहीं है, एनजीओ वालों को फोन करते रहते हैं। तो वो अब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं पता नहीं। तो हम तो ये है कि अगर आसपास है तो हम पहुंच जाते हैं, कर देते हैं। अच्छा जी। तो जैसे कि इतना सब काम आप करते हैं, सोशल वर्क जो है, तो घर में तो डिस्टर्बेंस होती होगी? नहीं, मैं अच्छा, एक सेकंड, बट एक बार ये देखना, अभी फोकस ठीक आ रहा है क्या, या बाहर जा रहे हैं? अच्छा, जैसे आप इतना सब काम करते हैं, गऊ की सेवा करते हैं, और लावारिस जो लोग होते हैं उनका अंतिम संस्कार करते हैं, डॉग की और भी है, तो ये सब चीज़ें जो इनमें वक्त लगता है जी, क्योंकि कभी भी फ़ोन आ जाता होगा। जी जी। तो फिर घर में तो डिस्टर्बेंस होती होगी? देखो, अगर मैं घर से मजबूत नहीं हूँ ना, तो मैं शायद ये काम नहीं कर पाता। तो उसको पता कैसे मैनेज? तो इसमें मेरे परिवार वाले ही सपोर्ट करते हैं। परिवार वाले कह देते हैं कि भाई अगर कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं या कहीं काम से जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं सेवा, ऐसे मेरे पास सेवा में जाना है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं परिवार वालों का मेरे पास पूरा सहयोग रहता है, तो इस वजह से जो मैं सेवा कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कभी वक्त आया, मान लो कोई फंक्शन हो, ऐसे बहुत बार कुछ, और अचानक से फोन आ जाए, उधर जाने के लिए रेडी हो और उधर फोन आ गया, तो ऐसे मेरे साथ रहा है, काफ़ी बार रहा है कि मैं कहीं दिन में किसी फंक्शन में जा रहा हूँ या कहीं ऐसे फंक्शन में जाना है, तो वहाँ पता लग गया कि ऐसे एक अननोन बॉडी है, जाना पड़ गया। अब बॉडी का संस्कार, वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पे उस टाइम लग जाता है, शाम भी हो गई, तो वो प्रोग्राम कहीं ना कई बार तो फिर वो प्रोग्राम भी छूट गए। तो फिर तो वहाँ से फिर बाद में पता लगती है कि आए नहीं, तो नाराजगी भी रही है लोगों की, यार दोस्तों की, रिश्तेदारों की। तो कहीं वो जब उन्हें बताता हूँ कि ऐसे ऐसे हो गया था, ऐसे ऐसे सेवा में गया था, तो वो कहीं ना कहीं वो भी समझते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? परिवार है हमारा, भाई है मेरे। अच्छा। मम्मी है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं। तो जॉइंट फैमिली आपकी? जी जी। तो अभी भी जॉइन है? हाँ हाँ, सारे। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? 2 बेटे हैं। बड़ा बेटे ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। अच्छा। छोटा बेटा 12th में। अच्छा। और जैसे गांव है जी, कालकागढ़ी, ये कितना पुराना गांव है? ये 370 साल हो गए जी। 370 साल। 70 साल। तो आप लोग मतलब इस प्रॉपर इसी गांव के भी? जी जी जी, मैं इसी गांव से। तो गांव के बारे में और कुछ बताएं? गांव के बारे में हमारा ये है कि पूरा हमारा ये गढ़ी गांव बैसुआ का गांव है जी हमारा। अच्छा। और इसमें हमारे 2-3 गोती और हैं। सरांधना परिवार है, नागर है, भाटी है। सरांधना? हाँ जी, 2-3 परिवार और हैं। ये गो तो मैंने पहली बार सुना। हाँ, ये भी है हमारे गाँव में। तो ये हमारा पूरा एक परिवार की तरह रहते हैं हम। अच्छा। होली पूरा एक ही परिवार की तरह मनाते हैं, सारे इकट्ठे हो गए। गोवर्धन हमारा सारा गांव एक जगह एक मनाता है। तीज का प्रोग्राम होता है तो अच्छा, गोवर्धन एक ही जगह बनाते हैं? हाँ, गोवर्धन हमारा एक ही जगह मनाते हैं, पूरा सारे गांव सब इकट्ठा हो गए। और तीज का प्रोग्राम होता है तो सारे गांव की लेडीज, लड़कियां सब इकट्ठी हो गए एक जगह ही, हमारे सभी एक जगह वहाँ पे। ये तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे तीज का झूले वगैरह डलते हैं और नए नए कपड़े पहन के सारा तीज का बड़ा अच्छा फंक्शन होता है। 17 अप्रैल को हमारे गांव की स्थापना दिवस होती है, तो उस दिन गांव का सारा गांव इकट्ठा होता है, वहाँ पे हवन वगैरह होता है, प्रसाद वगैरह वितरण होता है, तो बड़ा अच्छा होता है माहौल। तो हमारा गांव की छोटा सा गांव है, लेकिन छोटा सा गांव ऐसे है, इकट्ठा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। तो यहाँ के जैसे लड़के हैं या जो युवा हैं, उनका फोकस किस चीज़ में ज़्यादा रहता है? जैसे कि एक गांव जैसा असोला फतेहपुर है, गुजरों में जाता देखा कि बच्चे जो हैं वो जिम ज़्यादा करते हैं और बॉडी बनाते हैं।
तो ये एक तरीके से क्षेत्र वाइज भी अलग अलग, जैसे कहीं तो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान है, कहीं शरीर पे ज़्यादा ध्यान है, कहीं बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान है, तो यहाँ के मतलब किस तरीके यहाँ हमारा नए यूथ है जो सारा बॉडी बिल्डिंग में भी है, पढ़ाई में भी है और बिजनेस में भी है। अच्छा। नए नए लड़के जैसे अपना बहुतों ने होटल ले रखे हैं, कोई कोई काम छोटे नई नई उम्र के लड़के काम बिजनेस छोटा मोटा काम कर रहे हैं और जिम एक्सरसाइज अखाड़ा सब ज़्यादातर कर रहे हैं बच्चे। तो जैसे हमारा पुराना कोई कल्चर है, संस्कृति है, लोकल जो अपनी संस्कृति होती है सबकी, तो उसमें अब कितना फ़र्क है? अभी भी आप हमारी अब मैं आप मेरे होली पे आइए, मेरे गांव में दिवाली पे आइए, मेरे गांव में तीज पे आइए, मेरे गांव में 17 अप्रैल को जब स्थापना दिवस होता है तो आपको तो जीता जाता सबूत मिल जाएगा हमारी संस्कृति अभी भी कितनी जिंदा है। अच्छा, ये जो 17 अप्रैल जो आप बता रहे हैं, ये मतलब कहीं कैसे ये हमारे बड़े भाई हैं धर्मवीर जी, उन्होंने जो है ये भाट से हमारे गांव की भाग दौड़ करके उन्होंने भाट से डेट निकलवाई थी। अच्छा, भाट जो होता है। हाँ, जो भाट होते हैं हमारे सारे जो जिनके पास पूरी पोथी होती है। पूरी पोथी होती है, हाँ। तो उससे हमारी डेट गांव की स्थापना कब हुई थी, कब हमारे बुजुर्ग आए थे, सारे डिटेल है उनके पास। अच्छा। तो धर्मवीर भाई बड़े भाई हैं, उन्होंने ही ये गांव की जब स्थापना दिवस का ये सारा वो उन्होंने वीडियो उठा रखा है। अच्छा, कॉलेज की लाइफ कैसी थी आपकी? कॉलेज की लाइफ बड़ी अच्छी थी तो बस उसमें भी जो पढ़ाई में कम, सेवा में, और वैसे यार दोस्ती वो सारे जैसे कॉलेज की लाइफ रहती है। जैसे आपने अभी फिजिकली आप स्ट्रांग हैं, जी जी, ठीक है, बिल्कुल एकदम हनुमान जी की तरह तो लगते हैं, तो उस वक्त भी आपने मतलब शरीर ऐसे ही बनाया हुआ था या उस टाइम तो शरीर हल्का था मेरा। अच्छा। तो ये फिर मैंने सन 2000 में मैंने एक्सरसाइज शुरू करी थी। अच्छा। तो उस हल्की फुल्की एक्सरसाइज तो पहले भी चलती रहती, लेकिन उसके बाद जब शुरू करी तो अभी तक चालू है। सवेरे चले जाता हूँ जी रनिंग करने, जिम चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में कॉलेज का पहला दिन होता है या कुछ किसी चीज़ को लेकर के एक विवाद सा हो जाता है और बंदा हीरो बन जाता है, या कुछ ऐसा कॉलेज का कुछ ऐसा कुछ हुआ आपको? ना हमारा ऐसा कुछ नहीं था जी, नॉर्मल लाइफ बस यही था कि हमें पहले दिन जा रहे थे, ये डर लग रहा था कि रैगिंग होगी। अच्छा। कि उस टाइम रैगिंग का ज़्यादा था कि रैगिंग होगी। हाँ। तो ये लेकिन ये है कि हाँ, जैसे गढ़ी के पास है कॉलेज और सारा माहौल बड़ा अच्छा शुरू से ही रहा है, आसपास के गांव के सारे हैं सब यहाँ संपर्क में सारे थे। अच्छा। तो ऐसा पर और बहुत ज़्यादा कॉलेज में प्यार मिला जाके। अच्छा। तो हमारे कॉलेज का ग्रुप है, तो अभी भी सारे हमें मिलना जो होता है हमारा, और अभी संपर्क में है सारे। अच्छा। अच्छा, कभी कोई ऐसा सीन हुआ आपके सामने, या कोई ऐसा वाक़या हुआ, ये जो आप अंतिम संस्कार करते हो, जब सोते हो तो चलता रहता होगा दिमाग में? देखो, ऐसा वाकया बताने को तो मेरे पास बहुत है। मैं अगर बताना शुरू करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे 2 दिन चाहिए आपके साथ बैठने के लिए, इतने वाक्य हैं। अच्छा। एक दो है जो वाक्य जो झंझोड़ दिया बिल्कुल, जिन्होंने, मैं एक किसी 20 ये अप्रैल मई की बात है, जब कोरोना की दूसरी लहर थी, तो उसमें एक डेथ हो गई। हस्बैंड वाइफ दोनों एक रहते थे। आस पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से सबको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, मदद कर दो। अच्छा। वो कहीं फ़ोन करके बुला के सबको परेशान होकर बैठ गई। दिन में 3 बजे डेथ हुई है, मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। अच्छा। अभी आ रहे हैं, अच्छा। ऐसा हो रहा है। वो परेशान होकर बैठ गई। शाम हो गई, शाम को संस्कार नहीं होता जी, कल ले जाएंगे। पूरी रात वो माता जी अकेले शव के पास बैठी रही। अच्छा। सुबेरी मेरे को जब पता लगा, 10 बज रहे थे सुबेरी, जब मेरे को पता लगा तो मैं गया और मैंने जाके फिर वहाँ पे आस पड़ोस से भी, ये क्या है इतना जो कर रहा है यार। तो इंसानियत को इतना गिरते हुए देखा है। माता जी को जब वहाँ पे गया तो माता जी को भी खुद कोरोना हो रखा था, तो मैंने वहाँ से जब उनको उठा के लेके गया तो संस्कार करके आया, तो माता जी ने मेरे से ये बोला था कि बेटा अगर कल को मेरे को कुछ हो जाए ना तो मेरा संस्कार भी तू ही करेगा। अच्छा। अब भगवान की यही मंजूरी थी। वो माता जी भी 1 महीने में माता जी का भी देहांत हो गया। अरे। फिर माता जी का भी संस्कार मैंने अपने हाथ से किया। एक जगह मेरे से जब मैं कहीं गया हूँ तो कह रहे हैं कि जी ऐसे से हमारी माता जी की डेथ हो गई है और हम जो है जाने की कंडीशन में नहीं है। अब वहाँ पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे से ये कह रहे हैं कि भाई वो माता जी की ना वो जो कंगन वो अगर आप बिस्तर पर रख देंगे तो थोड़ा सा, मैंने कहा कान की भी उतार के रख देता हूँ, वहीं पर रख देता हूँ। अच्छा।
मैं उनसे आधार कार्ड मांग रहा हूँ, आधार कार्ड दे दो, मेरे साथ चल लोगे, जाने के लिए मना कर रहे हैं। पर उनको हाथों के आभूषण चाहिए उनके जो रखे हैं, वो कानों के कुंडल, हाथों के कंगन, वो चाहिए इन्हें। उन्हें ये मतलब नहीं कि माँ गुजर गई है जान दो, जारी चलेगी ले जाओ, पैसे दे रहे हैं कि पैसे ले जाओ जी, संस्कार कर देना। वहाँ दूर बैठे हैं कमरे में से, वहाँ से मेरे से बोल रहे हैं। बच्चे मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसे से अंकल की डेथ हो गई है। वहाँ पहुँचा हूँ तो अंकल को देखा तो वहाँ पे अंकल जी नीचे लेट रहे हैं। जब उनसे पूछा हूँ कि मैंने कि भाई ऐसे से जो आप मेरी क्या मदद कर सकते हो अंकल जी को ले जाने में, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मैं एम्बुलेंस, मैंने बोला मैं एम्बुलेंस मंगवा लेता हूँ। मैंने कह रहा जी इनके बच्चे बड़े नालायक हैं, आते नहीं हैं, और हम इनको खाना दे देते थे, ऐसे से बात है। अब मैं उनसे बोल रहा हूँ, मैंने कहा यार चलो अब तुम मेरी क्या मदद करोगे? कह रहे जी हम पैसे दे सकते हैं। मैंने पैसे नहीं चाहिए, आप मेरी वहाँ तक ले जाने में मदद करो। मैं एम्बुलेंस का वेट कर रहा हूँ, वहाँ पे पता लगे, वहाँ पे घूम रहा हूँ, तो मेरे से पूछ रहे लोग कि आप भाई आपको देखा हमने टीवी पे, उस पे, फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे देखा है, तो आप ऐसी सेवा कर रहे हो आज यहाँ पे कैसे? मैंने कहा यार ऐसे से ये लड़के खड़े हैं ना, इनके ऐसे से अंकल जी की डेथ हुई है, तो ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, इन्होंने जो मेरे को फ़ोन करके बुला लिया कि ऐसे से अंकल जी की डेथ हुई है और इनके बच्चे आने को तैयार नहीं है, और अंकल जी का कोई है नहीं, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। वो मेरे से यूँ कह रहे हैं अंकल जी के बच्चे तो खुद यही हैं। अच्छा, जो आपसे कह रहे हैं कि जो पैसे ले जाओ और अंकल जी के, हम ये अंकल है हमारे, जो बाप को अंकल बता रहे हैं। शर्म नहीं। तो उस टाइम जो मैं गुस्से में उनके पीछे भगवाऊँ, मैंने बदतमीजी भी करी थी। अच्छा, कि तुम अपने बाप को बाप कहने में दिक्कत आ रही तुम्हें? मास्क लगा पूरे पैक करके दूर खड़े हो रहे हो, तुम बाप को हाथ नहीं लगा सकते? नहीं लगा रहे। ये कोरोना के टाइम की बात है। मेरे को फ़ोन करके एक जगह से फ़ोन आ रहा है कि भाई हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई है। वहाँ पहुँचा हूँ, माता जी कह रही है मेरा 2 बेटे हैं। मैंने माता जी कोई घर में कोई है नहीं। माता जी कह रही है कि मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा, जब मैं मेरे सामने माता जी फ़ोन कर रही है, स्पीकर ऑन है, मैं माता जी से पूछ रहा हूँ, माता जी कह रही है कि मेरा ये बेटा द्वारका रहता है। द्वारका वाले को फ़ोन कर रहे हैं, द्वारका वाला कह रहा है कि उनकी वाइफ फ़ोन उठा रही है, फ़ोन उठा के कह रही है कि मम्मी इनकी तो तुम्हें पता, जब से पापा की सुनी है तो बेहोश हो जा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे। उन्होंने कहा जब होश में आया है तो बोल दियो कि ऐसे पिताजी को लेके जाना है, कल से होश में नहीं आ रही। सुबह दूसरे वाले को फ़ोन कर रहे हैं, द्वारका वहाँ पे जो ये नोएडा रह रहा था, नोएडा वाले को फ़ोन कर रहे हैं। नोएडा वाला कह रहा है कि मम्मी यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, पापा को लेके जाओ, पुलिस को बुला लो, आप लेके चले जाओ। अच्छा, दोनों नहीं आ रहे। तो ऐसे मैं आपको इतने वाक़ये थे, इतने हादसे थे, मैं देख के दंग हूँ कि वहाँ पे लोग बाग जब फ़ोन कर रहे हैं उस टाइम मेरे को, मैं जब जा रहा हूँ। कोई ऐसा केस भी है जो जिसके पेरेंट्स या मतलब जिनका रिश्तेदार कहीं बाहर रहते हो? हाँ, एक मेरे जानकार थे, मेरे जानकार नहीं थे, मेरे को फ़ोन करा तो उन्होंने बताया कि जी हमारे ड्राइवर ने आपका नंबर दिया है। अच्छा, तो मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पे पोस्ट करवानी थी, वहाँ पे पहुँचा तो माता जी उनकी वाइफ की डेथ हुई थी। फिर वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी है, वो कनाडा रह रही है। कनाडा, ओके। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि मेरे और मैं खुद गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हूँ। मैंने कहा जी कोई ऐसी हेल्प, कोई जो आपके साथ आ जाए। कह रहे मेरे पास कोई आने को तैयार नहीं, दूर खड़े हैं सारे। अच्छा, मेरे सारे रिश्तेदार वगैरह सब फ़ोन करके कह रहे हैं भाई आप अपना ध्यान रखना, मेरे को करो, मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। और मैं जो रात दिन हम छोटी मोटी पार्टी करते थे, रात दिन किसी मैं सब साथ खड़े रहते थे, आज ये बुरा समय आया तो मेरे को छोड़ दिया सबने। फिर वीडियो कॉल करके फिर उनकी बेटी को दिखा रहा हूँ, मैं संस्कार कर रहा हूँ उनका, तो मैं लेके गया था संस्कार, मैंने अपने हाथ से करा, तो वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं। ऐसे बहुत वाक़ये है जो ऐसा समय, मैं तो यही कहूँगा ऐसा समय कभी ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान की फितरत है वो कभी नहीं सुधरेगी। कहीं ना कहीं अच्छे लोग हैं बहुत, एक आध % मुझे बुरे भी मिले हैं, बुरे देखे भी हैं, जो अपनी माँ को माँ कहने में शर्मा रहे हैं। अभी भी मैं जैसे फ़ोन कर रहे हैं, अगर कर देंगे तो वो ये है कि पैसे भिजवा देंगे, अकाउंट में भिजवाने को तैयार है, अकाउंट नंबर दे दो, पैसे भिजवा रहे हैं, संस्कार तुम कर दो। अच्छा, अबे भाई जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा है उनके लिए तो आ जाओ। तो ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हम किस लिए? आपने कोई इसके लिए कोई एनजीओ या कोई ऐसी संस्था बनाई है? नहीं, कुछ नहीं है अभी। मैं अभी अपने बस सेवा में कर रहा हूँ, अपना अभी लगा हूँ सेवा में। लगभग कितने लोग होंगे आपके साथ? मैं इस सेवा को तो मैं अकेला कर रहा हूँ। अकेले करते जी। अच्छा, इसके अलावा और भी क्या करते हैं आप? मेरा छोटा सा काम है, मैंने शादी ब्याह के लिए मेरे फरीदाबाद में बैंक्वेट हॉल है। अच्छा, तो उस पर रेंट पे देते हैं जैसे। अच्छा, किस नाम से? द किंग पाम वैली के नाम से है वो, फरीदाबाद में आनंद वन में जगह में। आनंद, हाँ। और तो कितना बड़ा एरिया है वो? 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ जी। अच्छा, तो बस ये है कि बस बाकी जो जरूरत पड़ती है घर वालों से सपोर्ट ले लेता हूँ, घर वाले कर रहे हैं। अच्छा, बाकी अभी गाँव वालों ने, यार दोस्तों ने तो सेवा मदद के लिए बहुत बुलाए,
कि अगर कोई ज़रूरत हो तो मेरे परिवार में, मेरे गांव में, मेरे यार दोस्तों ने कई बार बोला कि अगर कोई भी ज़रूरत होगी तो हम खड़े हैं, हमसे भी सेवा ले लेना, कभी भी कोई बताए। लेकिन अभी तक मैंने ली नहीं। लेकिन बाहर से मेरे को गवर्नमेंट, जैसे आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट से या एनजीओ से, किसी से कोई ऐसी कोई हेल्प की कोई मंग नहीं। अच्छा, आपने मतलब जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ होती है, घूमना फिरना, पार्टी वार्टी, वो सब छोड़ करके आप मतलब इस सेवा में लग गए। जी, अब तो ये है ना, अब सेवा तो खैर रोज रोज तो नहीं है ये, लेकिन जब सेवा मिलती है तो ये सेवा दिमाग से नहीं निकलती फिर। लेकिन तैयार तो आप मतलब, हाँ, मैं तैयार रहते तो ही अभी भी होंगे, हूँ, है ना? मैं तो अभी भी तैयार बैठा हूँ कि अगर मेरे लायक कोई ऐसी सेवा आएगी तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, कहीं भी चले जाऊंगा। और अगर कोई आपकी मदद करना चाहे, सहयोग करना चाहे, तब? देखो जी, अगर कोई मदद करना चाह रहा है तो अभी तक तो वैसे किसी ने बोला नहीं है, लेकिन अगर कोई मदद करना चाहेगा तो करें। आपने बताया आपकी जॉइंट फैमिली है जी, और भाई हैं और बाकी सब हैं। कौन कौन है फैमिली में? हम 5 भाई हैं। 5 भाई, तो पांचों भाई एक साथ ही रहते हाँ हैं? जी, अभी और मम्मी है, वाइफ है, 2 बेटे हैं, अच्छा। और भरा पूरा परिवार है। और वैसे चाचा ताऊ के काफ़ी, हमारे जो काफ़ी, ये पूरा गढ़ी गाँव ही हमारा एक ही परिवार है जी, वैसे देखा जाए करेंगे। तो जैसे बड़ी फैमिली आजकल तो बड़ी खींचातान होती रहती ना है ना, बड़ी फैमिली में। अभी खींचातान नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अभी तो अच्छी बात है अभी कि- तो समझाने वाले क्योंकि- बैठे हैं। हाँ, ऐसे वक्त में जो ना अभी ऐसे वक्त में आजकल जॉइंट फैमिली बहुत कम मिलती है। देखो जी, कान खींचने वाले बैठे हैं ना जिस घर में, जब तक, हाँ, जब बड़े बूढ़े जिनको कह रहे हैं कि जब तक ऊपर वो बैठे हैं ना, कान खींच के पकड़ के बैठे हैं, तो नहीं जा सकता कोई काम। बहुत से आपने भी बहुत बार देखा होगा, बड़े जो बुजुर्ग हो जाते हैं फिर उनका लोग वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है या उनकी बात नहीं सुनते, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? जब तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, अपने माँ बाप का आदर नहीं कर सकते, तो तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा आदर करेंगे? लौट के चीज़ आती है, और जैसी करनी वैसी भरनी, सब लौट के आएगा। तो मैं तो सबसे यही बोलूँगा कि जितना आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, बेजुबानों की मदद कर सकते हैं, करो। हर किसी उसमें है, हर कोई कैसे, कोई पढ़ाई में सक्षम है तो पढ़ा लो, बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा लो। कोई हर चीज़ से कहीं ना कहीं वो है कि मैं ये सेवा कर सकता हूँ। कोई कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी मदद में खड़ा होना चाहिए। ऊपर वाला खुद नहीं आता, कहते हैं ऊपर वाला अपने किसी ना किसी को भेजता है, तो आप जरिया हो, आप जरिया बनो। जॉइंट फैमिली में जैसे बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, सभी के घर में आती हैं, तो जॉइंट फैमिली में अगर जैसे कोई परेशानी आती है तो वो कैसे, कौन सॉल्व करता है ज़्यादा? सारे बड़े बैठे हैं जी, हम तो आराम से बैठे हैं। अच्छा, बड़े कर रहे हैं, अच्छा, वही करेंगे, अभी भी वही करते हैं। ओके। छोटे को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता कभी। अच्छा, वहाँ तक बात पहुँचती नहीं, ऊपर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट है। हाँ, वही करेंगे जी, अभी तो बड़े सारे बैठे हैं, वही करते हैं। अच्छा, खेत वगैरह हैं आप? नहीं, अब खेत वगैरह नहीं है। पहले के टाइम पे हम कभी थे, हमें पता नहीं। अच्छा, बहुत टाइम पहले, हाँ, मतलब कभी होंगे तो हमें पता नहीं। अच्छा, तो गाय भैंस वगैरह वो सब? हाँ, ये अभी सब दिल्ली से जैसे हटा दिए हैं, हाँ, तो अभी गाय भैंस से बॉर्डर पार करके बंधवा रखी है। अच्छा, हैं भी मतलब? जी। अच्छा, तो आप मैनेज करते हो ना? नहीं, वो ऐसा ना, हमारे मामा हैं तो वो बदरपुर जैसे बॉर्डर पे रहते हैं। हाँ, हाँ। तो वो दिल्ली से बाहर उन्होंने गाय वगैरह रख रखी है, तो दूध वगैरह सारा वहीं से आता है अभी। अच्छा, प्योर दूध। बहुत बढ़िया। तो खाना पीना वही है, छाछ दही? हाँ, अभी खाना पीना वही चल रहा है जी, अभी सारा। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपने सुना महावीर जी को, उनकी बहुत सारी बातें जो आप लोगों को नहीं पता थी। आज आपको बहुत सारी बातें जो हैं उनके बारे में पता चली, मुझे भी पता चली। और लेकिन इनका जो काम है, वो काम एक आम इंसान नहीं कर सकता। उसके लिए एक बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी सोच चाहिए। तो इसी के साथ मैं विराम करूंगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।